प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं डेट इज आर्टिकल नंबर 7.2 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। आर्टिकल नंबर 7.2 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा बहुत वेव्स के बारे में मालूम होना चाहिए। इसलिए आज के लेक्चर में हम सबसे पहले वेव्स के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली वेव्स होती क्या है। देखो, क्योंकि चैप्टर का नाम है वेव्स एंड वाइब्रेशंस, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी वेव्स। आपने मैट्रिक में कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि आपके पास वेव्स का फिजिकल कंसेप्ट हो। व्हाट आर वेव्स? तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम वेव्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट आर वेव्स, वेव्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वेव्स के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली वेव्स होती क्या है। व्हाट इज वेव? जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स साइकिल पर स्कूल में आते थे, तो इसी तरह की कुछ साइकिल्स होती थी जैसे आपको यहां पर नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, सुबह जब साइकिल पर आते थे तो साइकिल्स को एक जगह पे इकट्ठा खड़ा कर देते थे। छुट्टी के टाइम पे अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से करते थे कि जल्दी से जाके साइकिल को पकड़ने की कोशिश करते थे, भाग के पहले चले जाते थे। और वो करते क्या थे, पहली साइकिल को जाके धक्का देते थे और पहली साइकिल दूसरे पे गिरती थी, दूसरी साइकिल तीसरी पे, तीसरी चौथी पे, यानी कुछ इस तरीके से चल पड़ता था। पहली साइकिल दूसरी पे, दूसरी तीसरी पे, तीसरी चौथी पे, चौथी पांचवी पे, साइकिल पे साइकिल पे साइकिल। तो एक वेव का सा कंसेप्ट आने लगता था। देखो, एक साइकिल दूसरी साइकिल पे, दूसरी तीसरी पे, यानी एक वेव का सा कंसेप्ट आने लगता था। तो फिजिक्स में वेव को समझने के लिए हमें कुछ इसी कंसेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पर पहले एक सेटअप को ऑब्जर्व करते हैं। आपने यहां पर देखना यह है कि किस तरीके से यहां पर वेव्स जनरेट होती है। देखिए, ये एक टब है जिसमें वाटर प्रेजेंट है और ये एक टैप है जहां से कतरा कतरा करके पानी नीचे गिरेगा। और यहां पर आपने देखना है जैसे ही ड्रॉप पानी का नीचे गिरेगा तो आपको कुछ होता हुआ नजर आएगा। यहां पर अभी ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए जैसे जैसे ये ड्रॉप नीचे गिर रहा है तो आपको कुछ ये बाहर जाते हुए नजर आ रहा है। ये जो आपको बाहर जाते हुए नजर आ रहा है एक्चुअली दिस इज वेव, इसी को हम कहते हैं वेव। लेकिन यहां पर अब आपने समझना यह है कि एक्चुअली ये जो चीज बाहर जा रही है, क्या ये पानी बाहर जा रहा है? इसी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी इसी का साइड व्यू लेते हैं, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां पर देखें जैसे वो कतरा गिरता है तो यहां पर ये क्या बन रहा है, दिस इज दी वेव, इसको हम कहते हैं वेव। यहां पर ये जो आपको कुछ इस तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है, देखिए ये चीज, दिस इज वेव, इसको हम कहते हैं वेव। यहां पर अब एक्चुअली क्या ये वाटर आगे मूव करके जा रहा है? एकदम देखने में तो ये लगता है कि वाटर आगे जा रहा है, ये सब कुछ आगे मूव कर रहा है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जो चीज मूव कर रही है डेट इज वेव। वेव तो आपको मूव करती हुई नजर आ रही है। ये ऊपर वाला पोर्शन ये कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। जो वाटर के सरफेस पे यहां पर पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट वाटर आगे मूव नहीं कर रहा। इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जरा एक और सेटअप कंसीडर करते हैं। यहां पर देखें, ये एक रस्सी है जिसको यहां से अटैच करके रखा हुआ है। मान लीजिए यहां पर ये रिजिड स्पॉट है कुछ जिसके साथ हमने इसको अटैच करके रखा हुआ है। यहां पर इस रस्सी को जब ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि कुछ ऐसे वाली वेव जनरेट होना स्टार्ट होगी। अक्सर जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं वेव्स एंड वाइब्रेशंस वाला तो स्टूडेंट से मैं पूछता हूं व्हाट इज वेव, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। एक स्टूडेंट ने बड़ा शानदार आंसर किया, उसने ना ऐसे वाला वो पूरा स्टेप करके दिखा दिया। लेकिन फिजिक्स में वेव क्या है हमने ये समझना है। यहां पर देखिएगा, अभी मैं इसको टर्न ऑन करता हूं। यहां पर अब आपने ऑब्जर्व ये करना है कि जैसे जैसे मैं इसको यूं यूं करूंगा
तो यहां पर क्या होगा, वेव जनरेट होना स्टार्ट होगी। यहां पर अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखें दिस इज द वेव, ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज वेव। यहां पर जब ये ऊपर नीचे मूव होता है तो ये जो पहले वाला पार्टिकल है ये इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, यूं 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 इस तरीके से वाइब्रेट करता है। ये दूसरे पार्टिकल में कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से वो भी वाइब्रेट करने लगता है। उसके बाद तीसरे पार्टिकल में, यानी यहां पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में। जिस तरह के एक साइकिल दूसरे पे गिरती थी, दूसरी साइकिल तीसरे पे, तीसरी चौथी पे, इसी तरह यहां पर जब एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल करता है, उसकी वजह से तीसरा करता है, तीसरे की वजह से चौथा पार्टिकल वाइब्रेट करता है। यहां पर अब इसको समझने के लिए मैं एक लाइन लगा देता हूं इस ब्लू वाले पार्टिकल पे। अभी आपने यहां पर ऑब्जर्व करना है, ये सब ब्लू वाले पार्टिकल्स पे एक एक लाइन लगा देते हैं। अभी अगेन से मैं इसको ऑन करता हूं, आपने ऑब्जर्व करना है, देखो ये ब्लू वाले पार्टिकल इस लाइन पर ही ऑसिलेट कर रहे हैं। ब्लू वाले पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस लाइन पर ही ऑसिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, यानी कि मैस ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो बच्चों जो वेव है ये एक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है। देखो वहां पर जब ड्रॉप गिरा था एक डिस्टर्बेंस सी क्रिएट हुई, आपने पहली साइकिल को धक्का मारा, बाकी साइकिल्स गिरी, एक डिस्टर्बेंस सी क्रिएट हुई। यानी वेव क्या है, एक्चुअली डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है। कैसी डिस्टर्बेंस है, जिसमें पार्टिकल्स तो ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि मैस ट्रांसफर नहीं होता, पार्टिकल्स वहीं पर ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, बट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहां पर फिर बच्चों वेव्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी, जो एनर्जी तो कैरी करती है बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैस। तो यहां पर फिर मैं लिख भी देता हूं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैस, नो ट्रांसफर ऑफ मैस, नो ट्रांसफर ऑफ मैस। अब यहां पर पहले देखने में आपको क्या लग रहा था कि पार्टिकल्स सारे आगे भागे जा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स आगे नहीं भाग रहे थे, बल्कि मैस का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा था, जस्ट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था। तो फिर वेव की डेफिनेशन क्या आपको याद रहेगी, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैस। तो यहां तक आपको ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज वेव। तो आगे चलते हैं, आप यहां पर हमने वेव के कुछ बेसिक पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं। देखो ये एक वेव है, वही वाली जो हमने वेव डिस्कस की है उसको एक ग्राफ पे ड्रा कर दिया है। यहां पर देखिएगा, इसको एक्स एक्सिस क्या देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस। अभी यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है, दिस इज वेव, ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है दिस इज वेव। अब यहां पर हमने वेव के कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं, बेसिक पैरामीटर्स, क्योंकि चैप्टर में बार बार वो बेसिक पैरामीटर्स यूज होंगे, तो लाजमी है कि आपको पहले वो वाले बेसिक पैरामीटर्स याद हों। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्योंकि आज के लेक्चर का आर्टिकल है, तो प्रॉपर नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा जिनके जरिए आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो बेसिक्स हम देख रहे हैं। यहां पर बेटा देखो, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ अनडिस्टर्ब पोजीशंस। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ अनडिस्टर्ब पोजीशन। जो कुछ भी हो जाए ये लाइन आपको यहीं पर ही नजर आएगी। अब इस लाइन से ऊपर ऊपर वेव का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, CREST। और ये जो लाइन से नीचे नीचे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इसको हम कहते हैं ट्रफ। क्या कहेंगे, ट्रफ, TROUGH। ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ। अब यहां पर देखो वेव में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ये ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, इस तरीके से आपको वेव बनती हुई नजर आती है। यहां पर जो पार्टिकल है उसका सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, कम होगा। यहां पर जो पार्टिकल है उसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां पर जो पार्टिकल है उसका थोड़ा और ज्यादा होगा, यहां वाले पार्टिकल का और ज्यादा होगा। यहां वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस सेंटर वाली लाइन से, यानी लाइन ऑफ अनडिस्टर्ब पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो बच्चों ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या कहते हैं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। यानी ये क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड है। वेव का एम्पलीट्यूड क्या है,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहां पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां पर कम है, यहां पर कम है, यहां पर कम है। जो यहां पर पॉइंट होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड। अब हमने आगे चलना है। नेक्स्ट पैरामीटर है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। देखो कोई भी वेव है उसकी वेवलेंथ का क्या मतलब होगा? यहां पर देखो ये एक क्रस्ट है, इसी के साथ ये दूसरा क्रस्ट है, यानी कि सक्सेसिव क्रस्ट। ये पहला, ये दूसरा, जो एक दूसरे के पास पास है, करीब करीब है, पहला दूसरा, यानी ऐसा नहीं कि इसके और इसके दरमियान, बल्कि टू सक्सेसिव क्रस्ट। तो यहां पर टू सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इट इज नोन एज वेवलेंथ, और इसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा से डिनोट करते हैं। और लेम्डा कुछ इस तरीके का होता है। इसी तरह से यहां पर जो नीचे वाले ट्रफ्स हैं, टू सक्सेसिव ट्रफ्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस नोट करेंगे तो दैट वुड आल्सो बी वेवलेंथ लेम्डा। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ लेम्डा। तो यहां पर फिर आपको कितने पैरामीटर समझ आ गए? सबसे पहले हमने क्रस्ट देखा, उसके बाद ट्रफ, उसके बाद क्या देखा? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, उसके बाद हमने वेवलेंथ। अब नेक्स्ट चलते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हमें वन साइकिल को समझना पड़ेगा। देखो वन साइकिल, वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन, इसका एक ही मीनिंग है, वन ऑसिलेशन। साइकिल, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, अगर कहेंगे ना वन साइकिल, वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, तो इसका सेम ही मीनिंग होगा। देखो वन साइकिल का क्या मतलब है? अगर यहां से हम स्टार्ट करें, यहां से चलते 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 यहां तक पहुंचे, तो दिस इज नोन एज वन साइकिल। देखो ये मीन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन से मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन। ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा? वन साइकिल कहलाएगा। क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट किया है, यहां से होते हुए यहां तक पहुंचा है। दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन, वन साइकिल और वन वाइब्रेशन। देखो अब एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं? दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये पहला साइकिल है, ये दूसरा साइकिल, आगे इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कितने साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हुए हैं? एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं? दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यानी कि अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल्स, वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब चलते हैं कि टाइम पीरियड का क्या मतलब है। देखो यहां से लेकर, ये जो वेव का स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक इतने पार्ट का जो टाइम है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। यानी कि एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट होता है, इट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन और वन साइकिल। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। अब यहां पर बच्चों आपने समझना है कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, ये एक दूसरे का उलट है। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। देखो किस तरीके से, कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। तो यहां से फिर क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एंड टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमने इसी बात को लिख दिया है कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है, दैट इज स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ वेव को डिस्कस करने के लिए अगेन से हम उसी सेटअप पे चलते हैं। यहां पर अभी जब ये मूव कर रही थी वेव, किस तरीके से, यहां पर जैसे जैसे मैं इसको यहां से इस तरीके से करता था, साथ के साथ वेव बनती जाती थी। यहां पर भी अभी आप देखेंगे ये वेव बन रही है। अब यहां पर पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे, बट ये जो चीज मूव कर रही है, ये क्या है? देखो ये क्रस्ट मूव करके आगे जा रहा है, ट्रफ भी मूव करके आगे जा रहा है। कुछ फीलिंग आ रही है? क्रस्ट मूव करके आगे जा रहा था, ट्रफ भी मूव करके आगे जा रहा था।
अब कितनी स्पीड से ये क्रस्ट मूव कर रहा है और कितनी स्पीड से ये ट्रफ मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज द स्पीड ऑफ द वेव। तो यहां पर फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो क्रस्ट है ये कितनी स्पीड से आगे मूव कर रहा है, या फिर ये जो ट्रफ है ये कितनी स्पीड से आगे मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज स्पीड ऑफ द वेव। यहां पर देखो, अगर ये वाला क्रस्ट मूव करके कहां पर जाता है, कुछ इस तरीके से यहां तक जाता है, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, ये कितना था, लैम्डा। और जनरली हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, इसी तरीके से करते हैं। अब यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि एक क्रस्ट यहां से मूव करके यहां पर पहुंचा है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, लैम्डा डिस्टेंस। तो यहां पर d को अगर मैं लैम्डा पुट कर दूं और t क्या है, टाइम पीरियड। अगर मैं ये कहता हूं कि लैम्डा डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम में, जो कि टाइम पीरियड ऑफ द वेव है, तो फिर मैं क्या करूंगा, लैम्डा ओवर कैपिटल T कर दूंगा। तो यहां से v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी हो जाएगा, और यहां से 1 ओवर टी क्या है, f की इक्वल है, तो v इज इक्वल टू 1 ओवर टी इंटू लैम्डा, और यहां से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ वेव। रिलेशन आपने याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत ही बेसिक रिलेशन है, बार बार इस चैप्टर में आगे चलकर यूज होगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें डिस्कस करना है, डेट इज फेज। तो फेज का क्या मतलब है, यहां पर अभी आप इसी सेटअप से दोबारा ऑब्जर्व कीजिएगा। जब ये वेव मूव करना स्टार्ट करती है यहां पर इस तरीके से, तो देखें ये जो एक पार्टिकल है ब्लू वाला, ये कभी क्रस्ट पे है, कभी ट्रफ पे है, कभी मीन पोजीशन पे है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। देखो, कभी क्रस्ट पे, कभी ट्रफ पे, कभी किसी पोजीशन पे, कभी किसी पोजीशन पे। तो यही जो इस पॉइंट की पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द वेव एट अ गिवन टाइम, यानी किसी भी गिवन टाइम पे जो वो पॉइंट है वेव पे, उसकी क्या पोजीशन है, वो क्रस्ट पे लाई कर रहा है, ट्रफ पे लाई कर रहा है, मीन पोजीशन पे लाई कर रहा है, या किसी और जगह पे लाई कर रहा है, सेंटर में कहीं पर इन बिटवीन। तो यही जो रिलेटिव पोजीशन है ना उस पॉइंट की, इट इज नोन एज द फेज। तो याद रहेगा बच्चों, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन वेव एट ए गिवन टाइम। तो ये तो याद रहेगा बिल्कुल कि पोजीशन क्या है, जो पॉइंट है वेव पे जो आपने कंसीडर किया हुआ है, उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है एट ए गिवन टाइम, इट इज नोन एज फेज। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेव्स की तरफ, क्योंकि बेसिक पैरामीटर्स तो यही कुछ थे। देखो, टाइप्स ऑफ वेव्स का क्या मतलब है, वेव्स की इकसाम। लेकिन जब भी हम किसी भी चीज की टाइप्स डिस्कस करते हैं तो वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ विच, यानी किसके बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर हम जो वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, वेव्स को क्लासिफाई करते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम भी कर सकते हैं कि मीडियम रिक्वायर है या नहीं रिक्वायर, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपिगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, या फिर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहां पर पहले हम देखेंगे कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, बट कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। देखो, जैसे कि साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स की एग्जांपल लेते हैं। अब साउंड वेव्स क्या एयर के बगैर ट्रेवल कर सकती हैं? नहीं ना कर सकते, क्योंकि साउंड है ही क्या, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस ऑफ एयर। तो यहां पर इसका मतलब है कि जो साउंड वेव्स हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए, इनको प्रोपिगेट करने के लिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं, ये आवाज आप तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर इसमें मीडियम है, अगर इस एयर को हटा दिया जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती, अगर ये पहुंच रही है तो विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी कि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो बच्चों, ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए या फिर प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि वाटर वेव्स है, जैसे कि वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई। अब देखो, जो वाटर वेव्स है, क्या ये विदाउट वाटर फॉर्म हो सकती है? नहीं ना हो सकती, यानी इनको प्रोपेगेट करने के लिए वाटर ही रिक्वायर्ड है, मीडियम का प्रेजेंट होना लाजमी है। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। लेकिन बच्चों, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए या फिर प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे कि लाइट वेव्स हैं, जैसे कि लाइट वेव्स हैं। अब देखो, सन से अर्थ तक लाइट पहुंच रही है, क्या सारा दरमियान में मीडियम प्रेजेंट है? नहीं ना प्रेजेंट, कुछ जगह पे एयर है, कुछ जगह पे नहीं है।
तो इसका मतलब है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, दोज वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ऐसी वेव्स which do not require any medium for their propagation or do not require any medium to travel are known as electromagnetic waves। तो यहां पर ये तो हमने on the basis of requirement of the medium इनको क्लासिफाई किया था वेव्स को। अब आगे चलते हैं, देखो पार्टिकल्स वेव के किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव्स किस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, एक इसकी बेसिस पर भी हम वेव्स को क्लासिफाई करते हैं। यहां पर आपने इस सेटअप को कंसिडर करना है। इस सेटअप में यहां पर ये एक वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर यहां पर ये एक स्पोर्ट अटैच कर रखी है, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग को यहां से पकड़कर इस तरीके से ऊपर नीचे कर रहे हैं। जिस तरह रस्सी को हमने ऊपर नीचे किया, क्या हुआ? वेव जनरेट हुई। इसी तरीके से जब इस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो यहां पर भी वेव जनरेट होगी। अब जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर किस तरीके से होगा? वेव किधर ट्रेवल करेगी? इस तरफ, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो इस तरफ है। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? देखो यहां पर पार्टिकल है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सारे पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं? ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करें इस तरीके से, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो कुछ इस तरीके से हो, यानी कि ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, राइट एंगल पर हों यहां पर, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स वेव्स। यहां पर आपको याद रहेगा, अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल पर हो, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स is at right angle to the direction of propagation of wave, then such a wave is known as transverse wave। अब यहां पर दूसरे सेटअप को कंसीडर कीजिए। यहां पर भी इसी तरह से एक वुडन बॉक्स है, एक स्पोर्ट अटैच कर रखी है यहां पर देखें, अब इस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे नहीं किया जा रहा, इसको ऐसे 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 खींचा जा रहा है। अब जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं? पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स है वो कुछ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। और जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, देखो वेव भी इसी तरीके से ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो वेव एनर्जी कैरी कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है? इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो भी कुछ इसी तरीके से है। तो यहां पर जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है, यानी कि दोनों पैरेलल हो गई हैं। तो यहां पर ऐसा केस जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां तक अब हमने वेव्स की बेसिक्स को तो डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। आपने भी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लेनी है, साथ के साथ नोट्स प्रॉपर बनाया करें। जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं आपने इसी तरीके से अपने रजिस्टर पर नोट करना है, और फिर जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने इसी तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 7.2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब इसमें बेसिकली हमने समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय सुपरपोजिशन। ये जो वर्ड सुपरपोजिशन है इसका क्या मतलब है? देखो वेव्स से पहले हमने मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ा है जिसमें हमने कुलियंस पढ़ी थी। कुलियंस में हमने क्या देखा था? दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ आके कोलाइड करती हैं। जिस तरह 2 कार्स अगर कोलाइड कर जाए तो हमने ये कहा था कि वहां पर इन इलास्टिक कुलियन होती है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि एक 4 व्हीलर दूसरा 4 व्हीलर दोनों आपस में टकरा जाएं और 8 व्हीलर बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता। यानी पार्टिकल्स के केस में तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था,
कि अगर एक फोर व्हीलर आए इधर से, दूसरा फोर व्हीलर आए इधर से, दोनों टकराएं और 8 व्हीलर बन जाए। ऐसा नहीं होता था, लेकिन वेव में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी कि वेव्स आपस में मिल सकती हैं। देखो यहां पर अगर ये एक बड़ा सारा वाटर का टब है, इसमें आप क्या करते हैं, दोनों हाथों से पानी यूं उठाते हैं और इस तरह से टिप टिप करके कतरे आपके दोनों हाथों से गिरते हैं, एक यहां पे गिरता है, यहां पर गिरता है, वेव्स जनरेट होंगी। लेकिन वेव्स के केस में क्या हो रहा है, वेव्स एक दूसरे के अंदर इस तरीके से जा रही हैं। देख रहे हैं यहां पर आप इस सेटअप को जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहां से भी एक कतरा टिपकाया, यहां से भी एक कतरा टिपकाया, जो वेव्स जनरेट हुई वो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में इसी को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब चलो फिजिक्स के टर्म में देखते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ द वेव का क्या मतलब है। मान लो ये एक रस्सी है, क्या है, ये एक रस्सी है, इधर से इस रस्सी को आप पकड़ के एक झटका देते हैं यूं, और इस साइड से आपका दोस्त पकड़ के यूं झटका देता है, यानी 2 वेव्स जनरेट होती हैं। एक वेव यहां से ट्रेवल करके इधर जाती है, दूसरी वेव वहां से ट्रेवल करके इधर आती है, कुछ इस पैटर्न पर। एक वेव ट्रेवल करके ऐसे इधर जाती है यहां पर इस तरीके से, और दूसरी वेव ट्रेवल करके इधर आती है यहां पर। अब अगर इसको यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने भी झटका दे दिया, आपके दोस्त ने भी दे दिया, यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है ये दरमियान में क्या हुआ था। जरा दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर देखिएगा दरमियान में क्या होगा, दिस इज। तो यहां पर दरमियान में जो कुछ आपको नजर आया, इट इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। देखो अब अगर यहां पर मैं एक पार्टिकल कंसीडर करता हूं, मान लो यहां पर एक पार्टिकल है, क्योंकि ये क्या है, सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऐसे 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 ऑसिलेट करते हैं वेव में। यहां पर जो पार्टिकल है, एक वेव इधर से गई, एक वेव इधर से आई, यहां पर जो पार्टिकल है उस पर 2 वेव्स एक्ट करेंगी। एक यहां वाली वेव इधर से ट्रेवल करते हुए एक्ट करेगी, दूसरी वेव यहां से ट्रेवल करते हुए एक्ट करेगी, और यहां पर दोबारा से आपने ऑब्जर्व करना है कि यहां पर जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर बड़ा एम्पलीट्यूड, फिर वापस इसी तरीके से। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो पार्टिकल था उस पर ये दोनों वेव्स एक्ट हुई। तो बच्चों यहां से फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट निकलती है, व्हेन अ पार्टिकल, जो पार्टिकल यहां पर था, व्हेन अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 वेव्स, इज एक्टेड अपॉन बाय 2 वेव्स साइमल्टेनियसली, ये वेव भी यहां पर आके एक्ट करती है, ये भी यहां पर आके एक्ट करती है, इकट्ठा एक्ट करती हैं। When a particle is acted upon by 2 waves simultaneously, then the resultant displacement of the particle, यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के किस तरीके से है। ये एक वेव थी, दूसरी वेव थी, ये जो पार्टिकल है इसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, किस किस का अलजेब्रिक सम ऑफ, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। तो यहां पर फिर क्या स्टेटमेंट निकली, व्हेन अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 वेव्स simultaneously, then the resultant displacement of the particle is the sum of the individual displacements। ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स थी, इनका सम होके यहां पर आया है। तो यहां पर अब इसी स्टेटमेंट को आपने अपने नोट्स में लिखना है, व्हेन अ पार्टिकल इन अ मीडियम इज एक्टेड अपॉन बाय 2 वेव्स simultaneously, then the resultant displacement of the particle is the algebraic sum of individual displacements। तो यहां पर स्टेटमेंट क्लियर हुई, when a particle is acted upon by 2 waves simultaneously, then the resultant displacement is the algebraic sum of their individual displacements। तो यहां पर ये थी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने अपने नोट्स में देखना है, स्टेटमेंट की हेडिंग लगाकर। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन की लगा दी है। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या डिस्कस करना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को ही एक्सप्लेन करना है। देखो इन फेज वेव्स किस तरीके से सुपरपोज होती हैं और आउट ऑफ फेज वेव्स किस तरीके से सुपरपोज होती हैं। इसके लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इन फेज वेव्स का क्या मतलब है और आउट ऑफ फेज वेव्स का क्या मतलब है। सबसे पहले इन फेज को समझते हैं। देखो यहां पर ये एक वेव है, इसको मैं कह देता हूं वेव 1, क्या कह देता हूं वेव 1, और इसको मैं कह देता हूं वेव 2।
यहां पर लेट से इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है y1, इसको मैं y1 कह देता हूं, और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है लेट से दिस इज y2। ये नीट डायग्राम है, आपने अपने नोट्स में भी इसी तरीके से बनानी है। अब ये दोनों वेव्स इन फेज है। इन फेज का मतलब ये है कि जहां पर पहली वेव का क्रस्ट आ रहा है, दूसरी वेव का क्रस्ट भी वहीं पर आएगा। जहां पर पहली वेव का ट्रफ आ रहा है, दूसरी वेव का ट्रफ भी वहीं पर आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेव्स क्या है, इन फेज है, यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट ए गिवन टाइम दोनों वेव्स की सेम होनी चाहिए। फेज यही था ना कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट, यहां पर इस पॉइंट की इस टाइम पे जो पोजीशन है, इसी तरीके से दूसरी वेव में इस टाइम पे इस पॉइंट की जो पोजीशन है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। यानी कि जहां पर इसका क्रस्ट फॉल कर रहा है वहीं पर इसका क्रस्ट फॉल करेगा, जहां पर इसका ट्रफ फॉल कर रहा है वहीं पर इस दूसरी वेव का भी ट्रफ फॉल करना चाहिए। इस तरीके से फिर ये जो वेव्स होती हैं इनको हम कहते हैं कि दीज टू वेव्स आर इन फेज, यानी ये क्या है, इन फेज वेव्स है। तो बच्चों अगर इन फेज वेव्स ओवरलैप करती हैं, सुपरपोज होती हैं, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो सीधा सीधा एडअप हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सीधा सीधा एडअप हो जाता है। यहां पर ये वाली जो डायग्राम है इसमें वेव 1 और वेव 2 सुपरपोज हुई है। मैं लिख भी देता हूं वेव 1 एंड वेव 2 सुपरपोज्ड एंड वेव 2 सुपरपोज्ड। इस डायग्राम में वेव 1 और वेव 2 क्या हुई है, दोनों सुपरपोज हुई है। और यहां पर दिस इज द रिजल्टेंट वेव, ये क्या है, रिजल्टेंट वेव है, इसको मैं रिजल्टेंट वेव लिख देता हूं, रिजल्टेंट वेव। अब रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज y, उसको हम y कहेंगे। और यहां पर जो y है इट इज द सम ऑफ y1 एंड y2। यही पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, व्हेन अ पार्टिकल in a medium is acted upon by two waves simultaneously then the resultant displacement of the particle is the algebraic sum। तो यहां पर जब दोनों waves in phase हैं तो क्या होगा, algebraic sum होगा। algebraic sum का क्या मतलब है, y is equal to y1 plus y2, यानी कि इस केस में क्या होगा, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो एड अप हो जाएगा और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट वुड बी द एडेड एम्पलीट्यूड। इफ टू वेव्स व्हिच ओवरलैप ईच अदर हैव द सेम फेज, कि अगर इस तरीके की दो वेव्स जो कि इन फेज हैं अगर ये ओवरलैप करती हैं तो इस केस में क्या होगा, देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी, इनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, y is equal to y1 plus y2, this y is equal to y1 plus y2 where y1 is the amplitude of wave 1, wave 1 का एम्पलीट्यूड कितना है y1 और wave 2 का एम्पलीट्यूड कितना है y2, यहां पर हमने लिख दिया है, and y is the resultant amplitude, this is the resultant amplitude। अब यहां पर हमने एक स्पेशल केस भी डिस्कस करना है। स्पेशल केस ये डिस्कस करना है कि अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, यानी कि y1 और y2 इक्वल हो जाए। देखो इन फेज वेव्स है, इन फेज वेव्स के लिए क्या रूल है कि जब वो सुपरपोज होंगी तो एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा। इन फेज के लिए रूल याद रखना है, जब भी कोई पूछ ले कि अगर टू वेव्स इन फेज हैं तो वो सुपरपोज होने के बाद कितना एम्पलीट्यूड वाली वेव बनाती है, जो एडेड एम्पलीट्यूड है y1 प्लस y2। तो यहां पर फिर क्या हो रहा है कि y is equal to y1 plus y2, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा तो यहां पर फिर हम ये कहेंगे कि y1 किसके इक्वल हो गए, y2 के इक्वल हो गए। तो यहां पर बच्चों जब y1 और y2 आपस में इक्वल होंगे, पहले y2 की जगह पर y1 पुट करो, y1 प्लस y1 कितना हो जाएगा 2y1, तो y is equal to 2y1। क्योंकि अब y1 y2 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि हम y1 की जगह पर y2 भी तो पुट कर सकते हैं, तो y1 की जगह पर y2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा y2 प्लस y2, तो y2 प्लस y2 क्या हो जाएगा 2y2, तो इसका मतलब है y is equal to 2y2। ये तो बहुत ही आसान सी कहानी थी कि सुपरपोजिशन ऑफ टू इन फेज वेव्स। अब हमने देखना है सुपरपोजिशन ऑफ टू आउट ऑफ फेज वेव्स, कि जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं उस वक्त किस तरीके से वो सुपरपोज होती हैं। यहां पर हम नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है सुपरपोजिशन ऑफ आउट ऑफ फेज वेव्स। अब बच्चों आउट ऑफ फेज वेव्स का क्या मतलब है, देखो ये वेव 1 है, इसको मैं कह देता हूं वेव 1, दिस इज वेव 1 एंड दिस इज वेव 2। अब ये जो वेव 1 है इसका जहां पर क्रस्ट आ रहा है वेव 2 का वहां पर ट्रफ आ रहा है, यानी उलट हो गया। पहले क्या था, क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रहा था, वो इन फेज वेव्स थी, यहां पर आउट ऑफ फेज, यानी कि जहां पर क्रस्ट होगा वहां पर दूसरी वेव का क्या होगा, ट्रफ होगा। जहां पर पहली वेव का ट्रफ होगा वहां पर दूसरी वेव का क्या होगा, क्रस्ट होगा।
तो यहां पर इस पहली वेव के एम्पलीट्यूड को कह देते हैं y1, यहां पर इस तरीके से y1, और दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड को कह देते हैं y2। अब जब ऐसी दो वेव्स जो कि आउट ऑफ फेज हो, ये जब ओवरलैप करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो उस केस में क्या होगा? इफ टू वेव्स विच क्रॉस ईच अदर हैव ऑपोजिट फेज, यानी अगर ऐसी टू वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं जिनका ऑपोजिट फेज होगा, तो उस केस में क्या होगा? देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y इज इक्वल टू, अब यहां पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y है वो क्या होगी? y1 जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? अलजेब्रिक सम होना चाहिए, तो यहां पर प्लस कर देते हैं। अब जो सेकंड वेव है, देखो यहां पर नीचे है, अगर वो प्लस y1 है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस y2 हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर है नीचे, तो यहां पर माइनस y2 लिख देंगे। अगर इसको सीधा लिखेंगे तो y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी दो ऐसी वेव सुपरपोज होंगी जो कि आउट ऑफ फेज है, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे, y1 माइनस y2 हो जाएगा। यहां पर देखो ये वेव 1 और वेव 2 सुपरपोज करके बनाई है, वेव 1 एंड वेव 2 सुपरपोज्ड। यहां पर ये वाली डायग्राम है, इसके ऊपर मैंने लिखा है वेव 1 एंड वेव 2 सुपरपोज्ड। अब यहां पर होगा क्या? देखो ये एम्पलीट्यूड ये कैंसल हो जाएंगे। y1 एंड y2 अगर ये सेम है, जिस तरह के यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है, y1 y2 अगर इक्वल होंगे तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा? y1 माइनस y1, देखो y1 और y2 अगर इक्वल है तो इसका मतलब है y2 की जगह पर हम y1 पुट कर सकते हैं, तो y1 माइनस y1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां पर फिर इसी वजह से आपको कोई एम्पलीट्यूड नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जब सेम था और सब्ट्रैक्ट हुआ, देखो सेम है, अगर इसका 2 है इसका भी 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। अब इसमें भी एक स्पेशल केस हमने डिस्कस करना है, जिस तरह इन फेज वेव्स के लिए हमने स्पेशल केस डिस्कस किया था y1 और y2 को इक्वल रख के, तो यहां पर स्पेशल केस इसका भी लिख लेते हैं। पर्टिकुलरली इफ y1 इज इक्वल टू y2, तो उस केस में क्या होगा? देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी, देखो y1 की जगह पर y2 पुट कर दें या फिर y2 की जगह पर y1 पुट कर दें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो डायग्राम है ये एक्चुअली स्पेशल केस के रिस्पेक्ट से बनाई गई है। तो जब भी आपसे सुपरपोजिशन ऑफ आउट ऑफ फेज वेव्स के बारे में पूछा जाए तो आपने ये वाला सारा उठा के लिख देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो यहां से लेके यहां तक ये वाला उठा के लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आए उसमें तो सारा लिखना ही है। तो यहां तक अभी हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा सुपरपोजिशन ऑफ टू इन फेज वेव्स, उसके बाद अभी हमने देखा है सुपरपोजिशन ऑफ टू आउट ऑफ फेज वेव्स। अब आगे चलते हैं कि अगर बहुत सारी वेव्स हो, अभी तो हमने टू वेव्स की बात की है, अगर बहुत सारी वेव्स हो तो उनके लिए क्या रूल होगा। यहां पर अब हेडिंग लगा दी जनरलाइजेशन फॉर मल्टीपल वेव्स, कि अगर बहुत सारी वेव्स हैं तो उनके लिए जनरलाइज्ड रूल क्या होगा। क्योंकि पहले हमने क्या डिस्कस किया, मेरा पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स, लेकिन अब अगर n वेव्स है, एक पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय n नंबर ऑफ वेव्स, साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय n नंबर ऑफ वेव्स, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। देखो पहले हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें टू वेव्स की बात की थी और साथ ये कहा था कि अलजेब्रिक सम होगा अब भी अलजेब्रिक सम ही, लेकिन जब n नंबर ऑफ वेव्स होंगी तो वो जो n नंबर ऑफ वेव्स होंगी उन सबका एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर फिर हेडिंग लगाइए जनरलाइजेशन फॉर मल्टीपल वेव्स इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय n वेव्स, कि अगर एक पार्टिकल पर n नंबर ऑफ वेव्स एक्ट करती हैं, बहुत सारी वेव्स एक्ट करती हैं एक पार्टिकल पर, तो उस केस में क्या होगा, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल n वेव्स भी, कि जो हर सिंगल वेव है उसका एम्पलीट्यूड इतना है। लेट से पहली वेव का y1 है, दूसरी का y2 है, चलते चलते आखिरी वेव का कितना है, yn है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी y, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को हमने y कहा है, और जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn तक। तो यहां पर जब ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y होगी वो क्या होगी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीस डिस्प्लेसमेंट,
किस तरीके से, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस चलते 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 yn तक, यानी सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो यहां पर ये था जनरल रूल, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अगर पेपर में पूछ ली जाए कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, तो यही वाली जनरलाइज्ड फॉर्म है जिसमें हम सारी की सारी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि y ऑफ एक्स टी लिख लेते हैं, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना कि f ऑफ x इज इक्वल टू। सिमिलरली यहां पर ये जो y है ये किस किस का फंक्शन है, y क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये किस किस का फंक्शन है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और गिवन टाइम का। जिस तरह से हम कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू दिस फंक्शन किसका है, x का। तो यहां पर भी क्या है, ये y किस किस का फंक्शन है, x और t का। तो यहां पर अगर ये y फंक्शन है x और t का, तो यहां पर y1 क्या हो जाएगा, देन y1 ऑफ एक्स टी हो जाएगा प्लस y2 ऑफ एक्स टी प्लस चलते 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 कहां तक जाएगा, yn ऑफ एक्स टी। अब ये जो y ऑफ एक्स टी है ये क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। y1 ऑफ एक्स टी क्या है, ये पहली वेव की डिस्प्लेसमेंट है, y2 ऑफ एक्स टी ये सेकंड की है, इस तरह से yn ऑफ एक्स टी ये nth वेव की डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर फिर नीचे यही वाला सेंटेंस लिख देते हैं, where y of xt is the resultant wave and y1 of xt comma y2 of xt चलते चलते yn of xt, ये सब क्या है, दे आर दी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग वेव्स। यानी y of xt इट इज द रिजल्टेंट वेव एंड y1 of xt y2 of xt ये इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड है। अब यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये जो y ऑफ एक्स टी है ना, इट इज आल्सो नोन एज वेव फंक्शन। देखो इसको हम वेव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। यहां पर हमने कहा है ना कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो y ऑफ एक्स टी ये इसकी कंप्लीट नोटेशन है। तो जो y ऑफ एक्स टी है इसको हम वेव फंक्शन भी कहते हैं। तो चलिए वेव फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। The wave function in the context of waves, y of xt represents the wave function। ये आपने उसी के साथ ही लिखना है नेक्स्ट हेडिंग लगा के। ये जो y of xt है, it is also known as wave function, या फिर हम इसको wave displacement भी कहते हैं। और x क्या है, किसी भी given point पर और given time t पर। It describes the shape of the wave and its evolution over time। यानी कि ये शेप ऑफ दी वेव को डिस्क्राइब करता है कि वेव है किस तरीके की। जैसे यहां पर अभी हमने ऐसी ऐसी वेव डिस्कस की है, और शेप की वेव्स भी हो सकती हैं, ऐसी ऐसी भी हो सकती है, और इसके साथ साथ स्क्वायर वाली भी हो सकती है। यानी कि ये जो वेव फंक्शन है ये क्या डिस्क्राइब करता है, बेसिकली शेप ऑफ दी वेव को डिस्क्राइब करता है। अब ये वेव फंक्शन का एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है जो कि हम आगे चलकर स्टूडेंट्स को बीएस लेवल पर पढ़ाते हैं, लेकिन यहां तक आपने यही कुछ याद रखना है कि y ऑफ एक्स टी क्या है, इट इज अ वेव फंक्शन। और यहां पर जो वेव फंक्शन है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, देखो जब हमें x भी पता चल जाएगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन टाइम, तो वहां से फिर हम वेव की शेप का अंदाजा तो लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो वेव फंक्शन है वो क्या क्या डिस्क्राइब करता है, शेप ऑफ द वेव को भी और इट्स एवोल्यूशन ओवर टाइम, कि किस तरीके से वेव इवॉल्व हो रही है ओवर टाइम, यानी वेव की शेप किस तरीके से रह रही है टाइम के साथ साथ। अब ये जो प्रिंसिपल है ये किस केस में अप्लाई हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हर जगह पे एप्लीकेबल है या फिर कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर एप्लीकेबल नहीं है। देखो स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी में हमने यही बात लिखी है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर लीनियर वेव्स और वेव्स विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। लीनियर वेव्स कौन सी होती हैं, देखो ऐसी वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली वेव्स। अब यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये साउंड वेव्स पर भी अप्लाई हो सकता है। देखो अगर टू कार्स आपस में टकराती हैं तो वहां पर जो बड़ा सा साउंड प्रोड्यूस हुआ है ना, उसके लिए प्रिंसिपल नहीं है, उसके लिए प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल जस्ट लीनियर वेव्स के लिए है जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है। यानी अगर आप टू साउंड वेव्स के सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो वहां पर जो साउंड है
वो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, गेन बहुत हाई नहीं होना चाहिए। यहां पर ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो डिस्प्लेसमेंट है उनका अलजेब्रिक सम करने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल होगा जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा। तो जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है तो इस तरीके की वेव्स को हम कहते हैं लीनियर वेव्स। अब हम आगे चलते हैं उन फिनोमेनन की तरफ जो कि इस प्रिंसिपल से अराइज होते हैं। देखो अब ये प्रिंसिपल सिंपल प्रिंसिपल है जो कि हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में बताता है कि किसी भी तरीके की वेव्स हैं वो सुपरपोज होती हैं तो इस तरीके का बिहेवियर होगा। अब बेसिकली ये जो इससे फिनोमेनन अराइज होते हैं, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स, ये पूरे डिटेल टॉपिक हैं जिनको हम आगे चलकर अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जाहिर है इस आर्टिकल का पार्ट है ये भी। तो इंटरफेरेंस ये पहला फिनोमेना है। तो जब भी सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, एक वेव भी इधर ट्रेवल कर रही है, दूसरी भी इधर ट्रेवल कर रही है, जब ये दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगी और ओवरलैप करके क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी यानी सुपरपोज होंगी, तो वहां पर जो फिनोमेनन अक्कर होता है उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। बड़ा डिटेल आर्टिकल है, आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बीट्स, टू वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। देखो मामूली सी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हो कि अगर एक 31 हर्ट्ज है तो दूसरी 32 हर्ट्ज, अगर एक वेव 786 हर्ट्ज की है तो दूसरी 787 हर्ट्ज की होगी। ये बड़ा ही मजे का प्रैक्टिकल है बीट्स वाला, ये मैं स्टूडेंट्स को बीएस लेवल पर परफॉर्म करवाता हूँ, सेकंड सेमेस्टर में यूजुअली प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। देखो जो बीट्स वाला प्रैक्टिकल है ना, जो आप साउंड सुनते हैं टन 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 टन, इस तरीके का जो आपको बड़ा ही जबरदस्त साउंड लगता है ना, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, तो ये बेसिकली बीट्स का ही कमाल है। वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली वेव्स सुपरपोज होती हैं तो आपको रिजल्टेंट जो वेव मिलती है उसमें आपको इस तरीके का साउंड मिलता है जो कि आपको बहुत ही सुनने में भला लगता है। नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स, टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम फ्रीक्वेंसी की टू वेव्स यानी कि दोनों वेव्स में जो साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड वो सेम हो और वो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो उस केस में जो फिनोमेनन अक्कर होता है या फिर जो वेव्स बनती हैं दोज आर दी स्टेशनरी वेव्स। अब बेसिकली क्या है, इन तीनों में हो तो सुपरपोजिशन रही है, लेकिन जिन वेव्स की सुपरपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट वेव्स हैं। इसमें क्या था, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स ट्रैवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन। स्टेशनरी वेव्स में क्या है, इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई। अब इन तीनों फिनोमेनन को याद रखने का एक प्रॉपर ट्रिक भी है, मेथड भी है, वो इनके इंडिविजुअल लेक्चर्स में चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेरेंस में ये जो स्टेटमेंट है आपने इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि यहां पर ये वाला लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। यहां पर जस्ट हमने डिस्कस ये करना था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स किस तरीके से होती है, कि जब दो वेव्स सुपरपोज होती हैं किस तरीके की, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो इंटरफेरेंस होगी, और अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो उस केस में बीट्स होंगे, और अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी हो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो वहां पर क्या होगा, स्टेशनरी वेव्स होंगी। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की क्या एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन। तो चलिए इस एप्लीकेशन को जरा डिस्कस करते हैं। अब यहां पर बेसिकली है क्या, देखो अब ये जो साउंड मुझे सुनाई देगा बड़े ही प्यारे तरीके से इनमें साउंड आता है और बड़ा इमर्सिव और पीसफुल एक्सपीरियंस रहता है इस तरह के हेडफोन्स में जिनमें नॉइस कैंसल होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो साउंड की रिकॉर्डिंग हुई होती है उसमें कुछ नॉइज होता है। अब ये जो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं क्या करते हैं ना, उससे उल्टी वेव जनरेट कर देते हैं। जब वो एड अप होती है तो रिजल्टेंट वेव जो है उसमें एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से नॉइज का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है और आपको बड़ा ही जबरदस्त साउंड सुनाई देता है। तो यहां पर हमने ये लिखा है, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स इफेक्टिवली एलिमिनेट अनवांटेड नॉइज, कि जो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हैं उनमें भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला प्रिंसिपल लगता है, और वहां पर क्या होता है कि अनवांटेड नॉइज, वो नॉइज जिसको आप नहीं चाहते वो कैंसिल हो जाता है और बहुत ही इमर्सिव और पीसफुल लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है। अब बेसिकली हमने देखना है कि किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अप्लाई होके नॉइज को कैंसिल करता है। इसके लिए हमने हेडिंग लगा दिया ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, कि इनका बेसिकली
ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है कि कौन सा मैकेनिज्म वर्क कर रहा होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो हेडफोन्स हैं इनमें माइक्स भी होते हैं। जब आप चैटिंग वगैरह करते हैं, बोल के वॉइस मैसेजेस करते हैं, तो वहां पर बाहर से बहुत सा बैकग्राउंड चैटर, जो आपके बाकी दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं वो बातें शातें करेंगे, वो भी अंदर आएंगी, यानी वो जो नॉइज है वो भी आएगा साथ के साथ। तो उसको तो आप नहीं चाहते, जो आगे पर्सन आपकी बात सुन रहा है आप तो चाहते हैं कि उसको बिल्कुल क्लियर आवाज आए। तो बाहर से जो आपके दोस्त वगैरह चैटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, या फिर अगर बाहर कोई इंजन चल रहा है, अक्सर ऐसे होता है ना कि जहां पर आटे वाली चक्की होती है ना, उसके करीब जो घर है ना, वहां पर बड़ा इश्यू होता है कि वहां पर टक 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 साउंड सुनाई देता है। तो बड़ी ही दिक्कत आती है इस तरह से फोन कॉल्स में, क्योंकि बाहर से वो वाली साउंड आ रही होती है। तो वहां पर ये वाले जो नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स है ना, वो बहुत ही करामत होती है। किस तरीके से कि वहां पर जो नॉइज है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि हेडफोन्स में जो माइक्रोफोन्स होते हैं बेसिकली वो सारी की सारी आवाजें कैप्चर कर लेते हैं बाहर से। जो एम्बिएंट नॉइज है जैसे कि बैकग्राउंड चैटर्स, इंजन रंबल, ये सारे कैप्चर करते हैं। द कैप्चर्ड साउंड सिग्नल इज सेंट टू एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या है? जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसके बारे में सेकंड ईयर में हम थोड़ा सा चलकर पढ़ेंगे। वैसे ही बड़ा वास्ट टॉपिक है एम्पलीफायर का। साउंड सिस्टम में तो एम्पलीफायर का यूज होता ही है। तो यहां पर जो एम्पलीफायर है बेसिकली इसका फिजिक्स में जस्ट इतना ही मीनिंग है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि साउंड को एम्पलीफाई करती है। तो यहां पर क्या है कि जो साउंड एम्पलीफायर है इस तक वो साउंड भेजा जाता है। जो सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए हैं, माइक्रोफोन ने जो सिग्नल्स कैप्चर किए हैं वो एम्पलीफायर में जाते हैं, जहां पर उन सिग्नल्स को क्या किया जाता है? एम्पलीफाई किया जाता है, और साथ के साथ वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाते हैं। अब हेडफोन्स जो अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स हैं उनमें बकायदा प्रोसेसर होता है जिसमें साउंड की सारी प्रोसेसिंग होती है और सारे के सारे इफेक्ट्स लगते हैं। उसके बाद ही जो है वो साउंड आगे जाता है, जो सिग्नल्स है वो आगे जाते हैं। द प्रोसेसिंग यूनिट जनरेट्स एन एंटी नॉइज सिग्नल। देखो यहां पर बेसिकली होता क्या, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं। जो नॉइज है अगर उसका सिग्नल इस तरीके से है, उसका सिग्नल अगर इस तरीके से है, तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना वो इसको फौरन डिटेक्ट करके एक ऐसा सिग्नल जनरेट कर देगा। क्या करेगा? एक ऐसा सिग्नल जनरेट कर देगा। जैसे ही वो ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ फेज वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, y1 माइनस y2 हो जाता है। तो यहां पर फिर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि एक नॉइज वाला सिग्नल था जो कि सेंड हुआ एम्पलीफायर में, प्रोसेसिंग यूनिट में। देन प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया? उसको डिटेक्ट किया और एक एंटी नॉइज सिग्नल जनरेट कर दिया। जब एंटी नॉइज सिग्नल जनरेट किया तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा नॉइज का वो जीरो हो जाएगा और कोई नॉइज नहीं आएगा, बिल्कुल साफ आवाज आएगी, क्लियर आवाज आएगी। तो यहां पर फिर हमने यही लिखा है कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? जनरेट करता है एंटी नॉइज सिग्नल को, विच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द एम्बिएंट नॉइज। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, जैसे मैंने आपको ड्रा करके दिखाया, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज। यानी एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम होता है लेकिन वो सिग्नल क्या होता है? आउट ऑफ फेज होता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है? द एंटी नॉइज सिग्नल इज देन प्लेड थ्रू द हेडफोन्स। देखो अब हेडफोन्स में एक नॉइज वाला सिग्नल आ रहा था, साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया है? एंटी नॉइज सिग्नल भी भेज दिया है। तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा कि जो नॉइज था उसको एंटी नॉइज क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो यहां पर फिर इसी तरीके से होता है कि एंटी नॉइज सिग्नल इज देन प्लेड थ्रू द हेडफोन स्पीकर्स अलोंग विद द डिजायर्ड ऑडियो कंटेंट। जो डिजायर्ड ऑडियो कंटेंट है ना, कि जो आप बात कर रहे हैं वो इसी तरीके से रहेगी, उसका एम्पलीट्यूड नहीं कम होगा। जो नॉइज है उसको क्या करेगा? एंटी नॉइज वाला सिग्नल कैंसिल करेगा। जिस तरह लॉग को एंटी लॉग कैंसिल करता है ना, इसी तरीके से नॉइज को एंटी नॉइज कैंसिल कर देता है। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि एंटी नॉइज सिग्नल हेडफोन में प्ले होता है, नॉइज आ रहा है, एंटी नॉइज आके उसको खत्म कर देगा, बाकी जो डिजायर्ड कंटेंट है वही रह जाएगा, यानी कि म्यूजिक और फोन कॉल जो भी हो रहा है वो इसी तरीके से रहेगा। व्हेन द एंटी नॉइज वेव एंड द एम्बिएंट नॉइज वेव मीट, वही बात हो रही है कि जब एंटी नॉइज और नॉइज सिग्नल दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दे सुपरपोज एंड कैंसल ईच अदर आउट। वो दोनों सुपरपोज होते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। जैसे अभी यहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर नॉइज वाला सिग्नल है तो यहां पर एंटी नॉइज सिग्नल इस तरीके से जनरेट होगा कि उसको कैंसिल कर देगा। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। यानी कि यहां पर आपको कोई नॉइज नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल क्लियर वॉइस होगी। When the anti-noise and ambient noise signal meet, they superpose and cancel each other, resulting in significantly quieter environment for listener.
यानी कि वहां पर फिर लिसनर के लिए क्या होगा, क्वाइटर एनवायरनमेंट होगा, कोई शोर नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही होगी और वो वाली वॉइस जो वो चाहता है, जो वो सुनना चाहता है। But this is our simplified model as actual noise cancelling headphones employ complex algorithms। ज़ाहिर है इसमें complex algorithms होते हैं, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है, यानी कि किस तरीके से उस सिग्नल को डिटेक्ट करना है, फिर किस तरीके से एंटी नॉइज सिग्नल को जनरेट करना है, तो काफ़ी कम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है। और मल्टीपल माइक्रोफोन्स, अब जो रिसेंट आ रहे हैं हेडफोन्स अच्छी क्वालिटी के, उनमें 2 से 3 और कुछ में तो 4 माइक्रोफोन्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट एंगल से वॉइस को कैच करते हैं। जब डिफरेंट एंगल से वॉइस को कैच करते हैं तो वहां पर एक्चुअल वॉइस को नॉइज से डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। इस वजह से उसमें कई माइक्रोफोन्स होते हैं जहां से डिफरेंट सिग्नल जनरेट होते हैं, उस प्योर सिग्नल को रख लिया जाता है और बाकी सिग्नल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहां पर बेसिकली जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, तो इसी वजह से लिख दिया द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिमेन्स द कोर कंसेप्ट बिहाइंड देयर ऑपरेशन। यानी कि जितना भी बड़ा सिस्टम हो जाए, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही होगा। यानी जब भी नॉइज कैंसिल होगा वो एंटी नॉइज सिग्नल से ही कैंसिल होता है। एक नॉइज सिग्नल, दूसरा एंटी नॉइज सिग्नल, जब दोनों मीट होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 7.2 पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में से कई शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसलिए आपने इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।